अमेरिका में एक और नेशनल लेवल हंटर थॉमस एंड्रे अपनी साथी लॉरा के साथ जिन्वू की लड़ाई का लाइव टेलीकास्ट देख रहा है। और उसके चेहरे पर जो भाव है उन्हें देखकर ये समझना बड़ा मुश्किल है कि वो खुश है या परेशान। यही तो थॉमस एंड्रे की खासियत है। जब लोरा उससे पूछती भी है कि क्या वो जिन्वू से लड़ना चाहेगा तो वो बस मुस्कुरा देता है। लेकिन असली बात तो तब सामने आती है जब हुआंग डोंगसू का जिक्र होता है। हाँ, डोंगसू, जो थॉमस के स्कैवेंजर गिल्ड का मेंबर है और जिन्वू से मतलब बदला लेना चाहता है। थॉमस एंड्रे कहता है कि उसे डोंगसू के भाई की मौत के बारे में पता है और उसे शक है कि शायद जिन्वू ही कातिल है। और अमेरिका को ये बात बहुत अच्छे से पता है। शायद इसीलिए वो अब अपनी चाल चलते हैं। वो जिन्वू की ताकत देखकर उसे अमेरिका लाने का पूरा प्लान बना लेते हैं। लेकिन ये पॉलिटिकली सही नहीं लगेगा। पहले डोंगसू और अब जिन्वू। सही कहा। लोग कहेंगे कि अमेरिका दूसरे देशों के सबसे अच्छे हंटर्स को चुरा रहा है। उन्हें लगता है कि जिन्वू के लिए इतना बड़ा राजनीतिक जोखिम उठाना जायज है। वो उसे किसी भी कीमत पर अमेरिका का बनाना चाहते हैं और दूसरी तरफ जिन्वू इन सब से बिल्कुल बेखबर है। हाँ, लेकिन परेशानी तो उसे ढूंढ ही लेती है ना? इस बार परेशानी का नाम है एडम वाइट, एक अमेरिकी एजेंट। अच्छा, वो सीधे जिन्वू के पास पहुंच जाता है। हाँ, और उसे एक ऐसी जानकारी देने का वादा करता है जो किसी के पास नहीं है। जिन्वू पहले तो कोई खास दिलचस्पी नहीं दिखाता। वो कहता है सोचूंगा, मन करेगा तो मिलूंगा। बिल्कुल। वो जानता है कि ये लोग उससे कुछ बहुत बड़ा चाहते हैं। लेकिन फिर एडम अपना तुरुप का इक्का चलता है। वो एक शब्द कहता है, अपग्रेडर। और ये एक शब्द सुनते ही जिन्वू की गाड़ी वहीं रुक जाती है। एक ऐसा इंसान जो दूसरे अवेकन्ड बीइंग्स की क्षमताओं को और बढ़ा सकता है, उनकी सीमाओं को तोड़ सकता है। एक एस रैंक हंटर और ट्रेनिंग करके भी एस रैंक ही रहता है। वो नेशनल लेवल नहीं बन सकता। लेकिन एक अपग्रेडर इस नियम को तोड़ सकता है। और ये एक ऐसा ऑफर है जिसे जिन्वू जैसा इंसान, जो हमेशा और ताकतवर होना चाहता है, वो कभी मना कर ही नहीं सकता। और वो मना करता भी नहीं है। मीटिंग तय हो जाती है। डिप्टी डायरेक्टर माइकल कॉनर खुद वहां मौजूद है। वो आते ही जिन्वू को अमेरिकी नागरिकता का सीधा ऑफर दे देता है। लेकिन जिन्वू को इन सब में कोई दिलचस्पी नहीं है। बिल्कुल नहीं। उसका पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ अपग्रेडर पर है। और यहीं उसकी मुलाकात होती है मिसेस सैलेनर से। दुनिया की इकलौती अपग्रेडर। हाँ, वो बताती है कि वो किसी भी हंटर की ताकत को करीब करीब 20 से 30% तक बढ़ा सकती है। 20 से 30%? जिन्वू ये सुनकर हैरान रह जाता है और उसे तुरंत समझ आता है कि साउथ कोरिया के कई टॉप हंटर्स अमेरिका क्यों भाग गए। ये लालच ही इतना बड़ा था। और जब वो पूछता है कि बदले में उसे क्या करना होगा, तो जवाब मिलता है, कुछ नहीं, ये एक तोहफा है। यहीं पर शक होना शुरू हो जाता है। ये एक जाल है। जाहिर है, वो उसे अपनी ताकत का एक छोटा सा स्वाद चखाना चाहते हैं ताकि वो हमेशा के लिए उनका हो जाए। माइकल को पूरा यकीन है कि जिन्वू इस जाल में फंस जाएगा। मिसेस सैलेनर जिन्वू का हाथ पकड़ती है और इसकी आंखों में देखने को कहती है। माहौल में एक अजीब सी शांति है। लेकिन जैसे ही सैलेनर जिन्वू की आंखों में झांकती है, उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है। उसे दिखता रहे एक गहरा अंधेरा, एक ऐसी खाई जिसकी कोई था नहीं। और उस अंधेरे के अंदर से कोई उसे वापस घूर रहा है। ये सोचकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। सैलेनर डर के मारे चीख पड़ती है, पीछे गिर जाती है। गार्ड्स घबराकर जिन्वू पर बंदूक तान देते हैं। हाँ। लेकिन माइकल उन्हें रोक देता है। वो जानता है कि ये गलती कितनी भारी पड़ सकती है। और फिर कांपते हुए सैलेनर वो राज बताती है। वो 3 बातें कहती है। पहली बात, पहली, वो एक राजा है। माइकल सोचता है कि शायद उसका मतलब नेशनल लेवल हंटर्स है, पर सैलेनर मना कर देती है। और दूसरी बात तो और भी चौंकाने वाली थी। हाँ, वो कहती है कि जिन्वू के अंदर सिर्फ वो नहीं है, बल्कि शुद्ध अंधकार की एक और शक्तिशाली सत्ता मौजूद है। और फिर आती है तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात। सैलेनर कहती है उसकी शक्ति की कोई सीमा नहीं है। माइकल के तो होश ही उड़ जाते हैं। उनका प्लान मतलब बुरी तरह फेल हो चुका है। वो एक मछली पकड़ने आए थे और उनके जाल में एक समुद्री दैत्य फंस गया है। क्योंकि कहानी का अगला हिस्सा हमें एक बर्फीली जगह पर ले जाता है जहां हम फ्रॉस्ट मोनार्क को देखते हैं। अच्छा, और उसके साथ योगामॉन्ट नाम का एक और प्राणी है जिसे हमने पहले जिन्वू के पिता के साथ देखा था। राइट, शायद साउथ कोरिया के बारे में बात कर रहे हैं, जहां शैडो मोनार्क रहता है। और वो वहां ब्रिलियंट लाइट के सबसे महान टुकड़े को भी ढूंढ रहे हैं। और जिन्वू की आर्मी शैडोज की है? क्या वो ही शैडो मोनार्क है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। तभी जिन्वू जैसा दिखने वाला एक और व्यक्ति वहां आता है और फ्रॉस्ट मोनार्क को रोकने की कोशिश करता है, पर नाकाम रहता है। इस बड़े रहस्य के बाद कहानी हमें वापस एक रेड गेट डंजन में ले आती है। हाँ, जहां जिन्वू की शैडो आर्मी बॉस को बड़ी आसानी से धूल चटा रही है।
जिन्वू को तो मतलब उंगली उठाने की भी जरूरत नहीं पड़ती। बॉस को मारने से ठीक पहले जिन्वू उससे सिस्टम के बारे में पूछता है। वो जानना चाहता है कि ये सिस्टम क्यों है, इसका मकसद क्या है। और हमेशा की तरह सिस्टम बीच में आ जाता है। एक मैसेज आता है कि वो इस तरह की जानकारी नहीं दे सकता। लड़ाई के बाद वो अपनी इन्वेंट्री से एक काली चाबी निकालता है। ये वही चाबी है जो उसे जेजू आइलैंड मिशन के बाद मिली थी। लेकिन वो इसे तभी इस्तेमाल कर सकता था जब वो लेवल 100 पर पहुंच जाए, और अब वो पहुंच चुका है। जैसी वो चाबी को देखता है, एक स्क्रीन पॉपअप होती है। ये चाबी उसे कार्टेनेंट टेम्पल में जाने की इजाजत देती है। कार्टेनेंट टेम्पल, ये नाम सुनते ही जिन्वू के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये वही जगह है, वही डबल डंजन जहां से सब कुछ शुरू हुआ था, जहां उसे लगभग मार ही दिया गया था और वो प्लेयर बना था। और कहानी के आखिरी सीन में हम देखते हैं कि कार्टेनेंट टेम्पल का विशाल दरवाजा अपने आप खुलता है। और अंदर मौजूद पत्थर की वो डरावनी मूर्ति, मुस्कुरा रही है। ये एक परफेक्ट क्लिफ हैंगर है।